इजराइल पर अटैक हुआ है फिर से। और इस बार अटैक किसी टेरर आउटफिट ने नहीं, ईरान ने किया। 13 अप्रैल 2024 को 300 से ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स इजराइल पर छोड़े गए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली। ये अटैक्स 3 रीजंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। रीजन नंबर 1, 99% रॉकेट्स इंटरसेप्ट हुए। रीजन नंबर 2, इससे इजराइल को नुकसान नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा। और रीजन नंबर 3, ईरान को भी पता था कि ये रॉकेट्स फेल होंगे, फिर भी उन्होंने अटैक करना सही समझा। तो हो क्या रहा है, ईरान ने ये अटैक क्यों किया? आज हम कुछ पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करेंगे। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक जमाने में ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हुआ करते थे। इजराइल में आने वाला ज्यादातर ऑयल ईरान से आता था और ईरान वेपन्स इजराइल से खरीदता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिनसे दो देशों के बीच संबंध बिगड़ गए? क्या ये इवेंट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? हम बस मान नहीं रहे हैं। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया। इस अटैक में एक ईरानी जनरल और 6 और लोग मारे गए। इस अटैक के बाद ईरान ने डायरेक्टली इजराइल को सबक सिखाने की ठान ली। इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम भी दिया। इस अटैक के बाद ईरान ने सीधा अमेरिका कॉल लगाया और उन्हें बताया कि इसके अगेंस्ट हम रिटेलिएट करेंगे जरूर। ये खबर बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अमेरिका इजराइल का एलाय है और ये खबर लीक हो ही गई। इजराइल मिसाइल्स के लिए रेडी था। 13 अप्रैल को पूरे देश में ऐसे सायरन्स बज रहे थे और आसमान में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही थी। ईरान ने इजराइल पर इन टोटल 331 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। इनमें से 185 ड्रोन्स को, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स को और 36 क्रूज मिसाइल्स को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन 7 मिसाइल्स इजराइल की धरती पर आ गिरे। इजराइल इस अटैक को कैसे रोक पाया? ये पॉसिबल हुआ 2 डिफेंस सिस्टम्स की मदद से, आयरन डोम और एरो सिस्टम। आयरन डोम शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए 2011 में बना है। एक रेडार यूनिट मिसाइल्स को हवा में ही डिटेक्ट करता है, फिर ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है। कंट्रोल यूनिट में उस मिसाइल का पाथ देखा जाता है। अगर ये मिसाइल किसी सिविलियन एरिया को हिट करने वाला है तो फायरिंग यूनिट से एक दूसरा डिफेंस मिसाइल फायर होता है। ये मिसाइल थ्रेट को आसमान में ही एलिमिनेट कर देता है। एरो वेपन सिस्टम लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए बना है। एरो 3 सिस्टम में एटमॉस्फेयर के बाहर के रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट करने की और रोकने की क्षमता है। आप इन वीडियोस में एरो 3 और आयरन डोम को इन एक्शन देख सकते हैं। आयरन डोम और एरो के अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग, पेट्रियट और आयरन बीम सिस्टम भी है। ये आयरन बीम लेजर की मदद से मिसाइल्स को रोक सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और ये ईरान जानता है। ईरान को पता था कि इजराइल पर होने वाला अटैक फेल ही होगा। उनकी डिफेंस सिस्टम सारे रॉकेट्स को, सारे ड्रोन्स को रोक ही लेगी। तो फिर ये अटैक करने की जरूरत है। हमारे रिसर्च में 4 कोर रीजन सामने आए जो 1 बाय 1 हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला रीजन है रिटेलिएशन। ईरान के दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पंगे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर भी इस साल अटैक किया था। उनके सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट बरसों से चले आ रहे हैं। आज जैसे इजराइल ने उनके जनरल को एयर स्ट्राइक से मारा था, 2020 में अमेरिका ने भी वैसे ही किया था और कसीम सोलेमानी को ड्रोन की मदद से मारा था। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठा। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद ईरान ने यूएस फोर्सेस पर 150 बार हमला किया। इजराइल पर अटैक फेल होगा ये ईरान को पता था, मतलब उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पता था। लेकिन फिर भी वहां के लोग इस अटैक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये फेलियर नहीं है। हर बार उन्होंने रिटेलिएट इस एक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ईरान इस अटैक से एक बात को हाईलाइट करना चाहता है कि पहला अटैक इजराइल ने किया था। 7 अक्टूबर के अटैक्स में इजराइल में 1200 लोगों की जान गई, whereas गाजा में इजराइल की वजह से 33,000 लोग मारे गए। इजराइल पर अटैक करना इन सारी बातों का रिटेलिएशन लगता है और इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा रीजन है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये अटैक इजराइल पर ईरान का पहला डायरेक्ट अटैक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन ली ही नहीं। इजराइल के साथ ईरान वॉर तो लड़ता है, लेकिन प्रॉक्सीज के थ्रू। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, सीरिया और इराक में कुछ शिया ग्रुप्स ईरान से ऑर्डर्स लेते हैं।
इस नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। कभी सोचा है कि हमास के पास इजराइल से लड़ने के लिए इतना सारा पैसा और इतने सारे वेपन्स कहां से आते हैं? ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में एक बात काफी खास है कि ईरान कभी भी इजराइल पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता, छुप छुप के प्रॉक्सीज के थ्रू अटैक करता है। ये ऐसा पहला अटैक है जिसकी इतनी ओपनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान ने ली है। यूजुअली ईरान अपने नेटवर्क का इस्तेमाल इजराइल पर अटैक करने के लिए करता है। तीसरा रीजन है अमेरिका के लिए वार्निंग। कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो। इस अटैक के बाद रशिया ने वार्निंग इशू की। पुतिन ने कहा, वी विल नॉट सिट एंड डू नथिंग इफ बाइडेन सपोर्ट्स इजराइल। ईरान ने बार बार इजराइल को लिटिल सेटन और अमेरिका को ग्रेट सेटन कहा है। रशिया हमेशा से ही ईरान को सपोर्ट करता है। ये अटैक और इसका फ्यूचर में आने वाला रिटेलिएशन ईरान और रशिया को एक अलायंस में तब्दील कर सकता है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने रशिया को वेपन सप्लाई किए हैं। अगर अमेरिका अटैक करता है तो रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जो ईरान चाहता है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1979 से पहले ईरान और इजराइल बहुत अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। तब ईरान कुछ ऐसा दिखता था। रजा शाह ईरान का राजा हुआ करता था। उन्होंने ईरान के सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे। औरतों के लिए यहाँ फ्रीडम हुआ करता था। पब्लिक में हिजाब पहनना बैन था। उन्हें एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उन्होंने समाज के रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिक्स में दखल देने से रोका हुआ था। अमेरिका इस ईरानी सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट किया करता था ईरान के जबरदस्त ऑयल सप्लाई की वजह से, और उनके ओपन एटीट्यूड की वजह से ईरान उन्हें पसंद था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक शिया मुस्लिम डोमिनेंट देश है और सऊदी एक सुन्नी डोमिनेंट देश, और ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। पिछले 6 महीनों में इजराइल गाजा स्ट्रिप पर जो कर रहा है उसे हर मुस्लिम देश क्रिटिसाइज तो कर रहा है, लेकिन एक्शन किसी ने नहीं लिया। ये डिफरेंस दिखाने का एक मौका ईरान चाहता था और उसे वो मिल ही गया। यहाँ भले ही मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़े गए हों, टारगेट तो सऊदी की पोजीशन थी। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रीजन ईरान का असली रीजन हो सकता है, या फिर कोई और ही रीजन हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इसकी वजह से इजराइल को नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में बेस्ट है, लेकिन 7 अक्टूबर के अटैक्स में ये सिस्टम फेल हो गई थी और इसीलिए 1200 लोगों की जान भी गई। लेकिन अब ईरान के 98% अटैक्स को इजराइल के एरो 3 सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। ये उनकी कैपेबिलिटीज का लाइव डेमो दुनिया को मिल गया। जर्मनी ने 4 बिलियन यूरो की डील इजराइल के साथ साइन की, जिससे जर्मनी खुद को रशिया के फ्यूचर अटैक से बचाना चाहता है। ये सिस्टम 2025 तक जर्मनी तक पहुंची जाएगी, लेकिन इस इंसिडेंट्स के थ्रू इजराइल ने अपनी कैपेबिलिटीज को वापस प्रूव कर दिया। इजराइल के लिए दूसरा फायदा ये है कि इसके थ्रू ये प्रूव हो गया कि ईरान डायरेक्टली भी अटैक कर सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इजराइल और अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने की। जुलाई 2015 में ईरान न्यूक्लियर अग्रीमेंट हुई थी, जिसमें ईरान ने प्रॉमिस किया था कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, वेपन्स नहीं बनाएंगे। इसके बदले वेस्टर्न देशों ने कई सारे सैंक्शंस ईरान से हटा भी दिए, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बैक ऑफ कर गया और 2020 में ईरान ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो इस डील के कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करेंगे। ये टाइम टेबल इस साल जनवरी का है, जहां एक्सप्लेन किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काफी करीब है। अगर ईरान चाहे तो सिर्फ 3 हफ्तों में 5 फिशन वेपन्स बना सकता है, और ये बात 4 महीने पुरानी है। यानी हो सकता है कि ईरान के पास आज इस समय भी न्यूक्लियर वेपन्स हों। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल का एक काफी बड़ा थ्रेट बन गया था और इजराइल एक मौका ही ढूंढ रहा था कि जब वो इन न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक कर पाए। उनके न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो वहां हैं तो उन्हें खत्म कर पाए। इजराइल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी एक फिलॉसफी के ऊपर बेस करता है, और वो फिलॉसफी है डिटरेंस। यानी अपने दुश्मनों को दिखाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो कि उनके अटैक्स को इजराइल कितनी अच्छी तरह से रोक सकता है। ये डिटरेंस की स्ट्रेटजी 7 अक्टूबर को फेल हो गई थी और पूरी दुनिया को मैसेज मिल गया कि आयरन डोम में भी फ्लॉज हैं। अब इस डिफेंस की सक्सेस ने इजराइल को एक सेकंड चांस दिया अपने डिफेंस को वापस प्रूव करने का। कॉन्वर्सेशन इमीडिएटली गाजा स्ट्रिप से शिफ्ट हो गया। इसके बाद इजराइल क्या करता है?
कोई एक्शन लेता है या डी एस्केलेट करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कंक्लूजन यही है कि इजराइल और ईरान के बीच में चलने वाली शैडो वॉर खत्म हो चुकी है। जैसे अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, वैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पिछले 50 सालों से इजराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर चल रही थी, जहां सामने से नहीं छुप छुप के अटैक्स हो रहे थे। आज ईरान और इजराइल दोनों देशों ने एक दूसरे पर अटैक्स करने की वजह से ये शैडो वॉर जरूर खत्म हो गई है। अब दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। आज ये वीडियो शूट करते समय यूएनएससी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, जहां दोनों साइड्स ने एक दूसरे को ब्लेम किया। इजराइल चाहता है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक टेरर आउटफिट घोषित किया जाए। ईरान कहता है कि जब इजराइल ने ईरान के डिप्लोमेटिक मिशन को सीरिया में टारगेट किया, तब यूएनएससी कहा था उन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए हमें एक्शन लेनी पड़ी। आपको क्या लगता है यहाँ सही आर्ग्यूमेंट किसकी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ वर्ल्ड वॉर एक काफी अनलाइकली सिनेरियो लगता है, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बड़े चांसेस हैं। तो इन दो देशों के बीच में होने वाली वॉर भी एक काफी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। दुनिया दो ग्रुप्स में बढ़ सकती है, जहां एक तरफ रशिया, ईरान और चाइना होगा और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और पूरा यूरोप। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको दुनिया की सारी बातें एक आसान भाषा में समझाने से मुझे फर्क पड़ता है।